वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी, जिसमें आज हम लोग एक वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि हम अभी SCERT क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक्स को स्टडी कर रहे हैं, और जिसमें से आज हम आपको जो टीच करेंगे वो लेसन 2 रहेगा एग्रीकल्चर से, यानी कृषि का, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने उठाए हुए हैं, जो कि एक निष्कर्ष जिसे कहते हैं, उसके रूप में हमने एक एक पॉइंटों को, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उन लेसनों में, तो उनको मैंने इस पर आपको यहाँ सामने उपस्थित किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है, यानी भारत के जो अधिकांश क्षेत्र हैं उसमें शुष्क प्रकार की एक जो खेती है वो की जाती है। चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारत विश्व में एक अग्रणी है। यानी चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में अगर देखें तो भारत का स्थान विश्व के रूप में एक प्रथम स्थान रखता है। देश की 24% जो आय है वो कृषि से प्राप्त होती है। यानी देश की 24% जो आय है वो किससे प्राप्त होती है? कृषि से प्राप्त होती है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को हम शुष्क भूमि कृषि एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को हम आर्द्र भूमि कृषि के रूप में कह सकते हैं। यानी 75 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली जो कृषि होती है उसे हम शुष्क भूमि के नाम से जानते हैं। जहां 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको हम आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। भारतीय कृषि कुल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि जो वर्षाधीन फसल के उदाहरण है। चलिए अब हम देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड झूम खेती को, यानी अगर हम देखें तो उत्तर पूर्वी राज्य जो है जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसमें क्या होता है, जो झूम खेती होती है उसको झूम के नाम से जानते हैं। मणिपुर में अगर उसी कृषि को बात करें तो उसे हम पामलू के नाम से जानते हैं। तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे हम दीपा के नाम से जानते हैं। झूम कृषि या झूम खेती होती क्या है? झूम कृषि वह कृषि है जिसमें जन जनजाति जो लोग हैं, वहां के कृषि के पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग करते हैं, वो जंगलों को जला करके कुछ समय तक उसे प्रयोग करते हैं उसके कृषि को, और फिर उसके बाद वहां छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं। चाय असम और दार्जिलिंग में, कॉफी जो है वो कर्नाटक में, रबड़ केरल में जो मुख्यतः इसकी उपज है। यहाँ ऋतु संबंधित 3 प्रकार की फसल समूह को हम उपजाते हैं, जो इस प्रकार है। अगर बात करें रबी फसल की, तो जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जो बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इसमें प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि हैं। हरित क्रांति की जो अपनी शर्तें हैं वो है प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाले बीज, HYV सीड। दूसरी अगर बात करें तो सिंचाई के साधन, तीसरी रासायनिक खाद, चौथी रासायनिक दवाइयां उपलब्ध हैं। खरीफ फसल में अगर बात करें तो भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल है धान, अन्य फसलें मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट जो है वो आदि हैं।
भारत में जहां अधिक वर्षा होती है वहां धान की 3 फसलें उपजाई जाती हैं। वो है जैसे औस, अमन, बोरो नाम से जानी जाती हैं। जायद फसल में अगर हम बात करें तो खरीफ और रबी जो फसल के बीच ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे हम जायद या गर्मा फसल भी कह सकते हैं। खरीफ फसल जो है उसकी समय अवधि है जून से जुलाई, यानी जून से जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक काटी जाती है। इसे हम वर्षा ऋतु में जैसे चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली, ये सब हमारे खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे हम। आगे है रबी जो है जो अक्टूबर नवंबर से बोया जाता है, इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जो कि शीत ऋतु की फसल है जिसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी और सरसों इसके प्रमुख फसलें हैं। जायद फसलों में अगर हम देखें तो मार्च अप्रैल से मई जून तक, यानी मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मई जून तक इसे ग्रीष्म ऋतु फसल होती है जैसे सब्जी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, धान, मकई, मूंग, उड़द, ये जो इस प्रकार की फसलें हैं वो हमारे जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे देखें हम। देश के 2 कृषि क्षेत्रों में बांटती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, जबकि 100 मीटर से जबकि 100 मीटर सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं प्रमुख फसल है इसकी। विश्व का 22% जो चावल क्षेत्र है भारत में है। यह कुल कृषि भूमि का 23% है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक जो दशाएं हैं जैसे तापमान में कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 125 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर वर्षा, मिट्टी इसके लिए अत्यंत उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम बात करते हैं गेहूं फसल की। गेहूं चावल के बाद गेहूं हमारे देश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारा देश विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है जो करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। 1967 ईस्वी में देश में हरित क्रांति आई और इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा। देश के कुल गेहूं उत्पादन 2/3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, जहां भारत का लगभग 1/3 गेहूं पैदा किया जाता है। वहीं अगर हम ज्वार की बात करें, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो कि 51% ज्वार पैदा करता है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, जो कि 24%, राजस्थान 20%, उत्तर प्रदेश 13% और महाराष्ट्र 10% बाजरा उत्पन्न करता है। रागी कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। मक्का में अगर देखें तो इसमें ग्लूकोज तथा मंड होता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालों में अगर बात करें तो दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम भी 1986 से 87 में शुरू किया गया। गन्ना में अगर देखें तो यह बांस की प्रजाति का एक पौधा है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि भी कहा जाता है।
यह 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। तिलहन भारत में देखें तो विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है कौन? भारत। अब वहीं अगर हम देखें, मूंगफली एक खरीफ फसल है। भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुजरात इसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चलिए आगे देखते हैं इसी में हम। सरसों इसके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान द्वारा प्राप्त होता है। अलसी, जिसे हम तीसी भी जानते हैं, एक अन्य रबी तिलहन फसल है जो कि तिल उत्तरी खरीफ भारत में खरीफ फसल है। दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अंडी खरीफ और रबी दोनों की फसलों के रूप में उगाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में जो है सोयाबीन उपजाया जाता है। यह दोनों राज्य मिलकर भारत का 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल मुख्यतः दक्षिणी भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में होता है। चाय की अगर देखें तो यह चाय सदाबहार झाड़ी होती है जिसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इसमें थीन नामक एक पदार्थ होता है, किसमें? चाय में। इस फसल के उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान में और खपत भी है। यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। यह रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा इसकी कृषि को ब्रह्मपुत्र घाटी में 1940 में प्रारंभ किया गया था। आगे देखेंगे, चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 25 डिग्री से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आवश्यक तापमान है। यानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो आवश्यक है। प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी की पहाड़ियां भी तमिलनाडु की नीलगिरी में है। चलिए आगे देखते हैं हम। कॉफी जो है वो बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कॉफी के अनुसार, और यहाँ भारत का 70% कॉफी उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी कॉफी खेती की जाती है। आम के उत्पादक भारत विश्व में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आम के दिए, बिहार और उत्तर प्रदेश लीची, मेघालय अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखें तो सेव, नाशपाती, खुबानी और अखरोट के लिए नागपुर एवं चेरापूंजी का संतरा जो है वो मुजफ्फरपुर में, यानी मुजफ्फरपुर की लीची और जलगांव का केला विशेष महत्व रखता है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसकी कृषि मुख्यतः केरल एवं आंध्र प्रदेश में होती है। काली मिर्च की खेती केरल, पश्चिमी घाट प्रदेश, नारियल कृषि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तटीय में होती है।
रबड़ में देखें तो भारत की इसकी बागानी कृषि 1880 और ट्रावनकोर मालाबार में प्रारंभ हुआ, पर व्यवसाय उत्पादन 1902 में ही आरंभ हुआ था। रबड़ भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है। रेशम का कीड़ा जो है होता है वो शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। इसे 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। यह लावा निर्मित काली मिट्टी भारत में कपास उत्पादन बहुत उपयुक्त है। इसे पककर जो तैयार होने वाले 6 से 8 महीने लगते हैं। गेहूं की जो कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। अंतर्गत उन्नत किस्म के संकर बीज, HYB सीड, रासायनिक खाद से सींच, कीटनाशक व्यापक प्रयोग, खाद्य उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। इसी दौरान श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड भी लाई गई, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादनों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। 1980 के दशक में कृषि योजना यानी एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग की शुरुआत हुई। कब? 1980 में। ऑपरेशन फ्लड द्वारा देश में दुग्ध उत्पादन की काफी वृद्धि हुई है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में निर्माण उद्योग। तो हम सबसे पहले निर्माण उद्योग में अगर देखें तो भारत में आधुनिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई। कब? 1854 से हुआ। लेकिन भारत के उद्योगों का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी से प्रारंभ होता है। आधुनिक पहली सूती जो मिल है वो स्थापना 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। एक कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी भी कहा जाता है, यानी मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी भी कहा जाता है। जूट के सामान के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान है। पश्मीना जो ऊन है एक विशेष नस्ल की बकरियों से गुर्जरों द्वारा पाली जाती हैं। अंगूर का ऊन खरगोशों के रोए से प्राप्त किया जाता है, यानी जो अंगूरा का ऊन है वो खरगोशों के रोए से प्राप्त किया जाता है। लौह और इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग है, क्योंकि ये अन्य सभी भारी, हल्का और माध्यम उद्योग से बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग को वास्तविक रूप से प्रारंभ सन 1864 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित हुआ था और इस्पात को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया था। चलिए आगे हम देखें, आगे पढ़ेंगे कि भारत की प्रमुख लौह इस्पात उद्योग में बात करें अगर कंपनी की, जिसे हम टाटा लोहा इस्पात यानी टिस्को के नाम से जानते हैं, जो कि झारखंड में है और जगह है जमशेदपुर। भारतीय लोहा इस्पात जो कि पश्चिम बंगाल में है और वहां पर पश्चिम बंगाल के बर्नपुर जगह पर है। विश्वरीय लोहा और इस्पात कर्नाटक और भद्रावती में है। भिलाई एवं लोहा इस्पात संयंत्र रूस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में है और भिलाई में बना हुआ है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी में से स्टार्ट हुआ है, उड़ीसा में और राउरकेला से चल रहा है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो भी रूस से संबंध है झारखंड ये लेके आता है, सॉरी हाँ झारखंड और बोकारो में स्थित है। सेलम इस्पात संयंत्र जो कि तमिलनाडु सेलम में है। विशाखापट्टनम संयंत्र जो कि आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम में ही इसका मुख्य स्थान है।
आगे देखेंगे विजयनगर इस्पात संयंत्र जो कि कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर में ही। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है, यानी जमशेदपुर में भारत को बर्मिंघम कहा जाता है। एल्युमिनियम उद्योग यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। इसका अयस्क बॉक्साइड है। हवाई जहाज, बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में इसका प्रयोग भी किया जाता है। किसका? एल्युमिनियम का। रेलवे की अगर बात करें तो मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। चलिए अब हम बात करते हैं वायुयान उद्योग की। कारखाना हिंदुस्तान का एक क्राफ्ट बेंगलुरु 1940 ईस्वी में लगाया गया था। इस कारखाने को बनाया गया जिसका लोकप्रिय नाम था हाल। कच्चे माल और माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वतंत्र फुटलेज उद्योग प्राप्त हुआ। सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन से 16 किलोग्राम ऑक्सीजन वायु का सेवन करता है। भोपाल गैस त्रस्ती एक घटना थी जो कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में घटित हुई। खाद और कीटनाशक से बनने वाली जो यूनियन कार्बोनाइट नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ 3 दिसंबर 1984 में। अब इससे बनने वाले प्रश्न देखें तो भोपाल त्रासदी में किसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए आगे हम जब पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 रहेगा परिवहन एवं संचार व्यापार। तब तक के लिए अगर आप वीडियो पे हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।